अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सादक़ीन सलाहुद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर। आपको फिज़िक्स की क्लास में मैं वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तामीर ऐप पर जो वीडियो आप देख रहे हो इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिल रहा होगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक नोटपैड और एक पेन अपने पास रखें ताकि इस लेक्चर को आप लोग नोट भी करें। और चलते हैं इस कोर्स के स्टार्ट में सबसे पहले समझते हैं कि इस कोर्स का कंटेंट क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 मेजरमेंट से। और ये चैप्टर जो है टोटल 14 चैप्टर्स पे ये कोर्स कंसिस्ट कर रहा है। और जो हमारा जो 14 चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन है। तो फिजिक्स की बुक चेंज हो चुकी है और ये बुक बहुत मज़े की बुक है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में और पढ़ाने में। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि साइंस क्या होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, साइंस क्या है। साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है नेचुरल फिनोमेना की, ये कहलाती है। अब साइंस बेसिकली बच्चों स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना ही है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज भी करना होता है, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज भी करना होता है। तो मैंने इस डेफिनेशन में थोड़ा सा ऐड किया है, ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमेना साइंस है। ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि नेचुरल फिनोमेना बहुत सारे साइंसेस डिस्कस कर रही हैं, लेकिन साथ साथ उसको अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर ऑर्गेनाइज भी किया गया है। इसको आप ब्रॉडली स्पेक्ट्रम में, इसको आप फ्यूचर में देख लोगे कि मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज नॉलेज का वर्ड क्यों यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना की तरफ, कि वो तमाम कुदरती तरीके जिसको अल्लाह ताला ने बनाए हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ कर क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। तो यही साइंस है कि कुदरत को जानना। तो बच्चों, कुदरत के कौन कौन से फिनोमेना हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल रेनबो का बन जाना, बारिश के फौरन बाद अगर धूप निकल जाए तो रेनबो बनता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है बच्चों। किसी भी बॉडी का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से डाउनवर्ड मूव करना, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। सोलर सिस्टम का फॉर्म होना, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। सीड्स से प्लांट का डेवलप हो जाना, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल फिनोमेना है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचुरल फिनोमेना की स्टडी ही क्या कहलाती है? साइंस की स्टडी कहलाती है। अब बच्चों, साइंस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो हम अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर स्टिक रहते हैं और हम पढ़ते हैं फिजिक्स क्या है। तो बच्चों, फिजिक्स जो है ये जो है साइंस की ब्रांच है जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज को पढ़ेंगे जो कि इस नेचुरल वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। और इसमें हमने पढ़ना है मैटर को, एनर्जी को, स्पेस को और टाइम को, और इन सब के इंटरेक्शन को भी पढ़ना है। तो ये क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। फिजिक्स एक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। इस एक डेफिनेशन से आपको इसका इसका स्पेक्ट्रम और इसकी जो नॉलेज है ये समझ नहीं आएगी। पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा फिजिक्स क्या होता है। तो बच्चों, देर नहीं करते और हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको एक्साइटेड करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें फिजिक्स से रिलेट करती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, किस तरीके से बिजली पैदा हो रही है, ये भी फिजिक्स के उसूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा जितने भी इंजन हैं बच्चों, स्टीम इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, ये सारे जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो है वो रिलेट करते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमारे पास रेडियो हो, टेलीविजन हो, फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, ये सारे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर होता है, तो ये भी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स से ही रिलेट करता है, और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन उस रिएक्टर में हो रहा होता है। इसके अलावा स्पेस साइंसेस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कोई कंट्री होता है तो अपना रॉकेट के जरिए जो है वो सैटेलाइट भेजता है, तो रॉकेट प्रोपल्जन भी न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को जो है रिलेट कर रहा होता है। इसके अलावा एरोप्लेन्स का बनना, ये बर्नौली थ्योरम को रिलेट करता है। इसके अलावा एक्सरेज का इस्तेमाल होता है मेडिकल डायग्नोसिस में, तो ये भी क्या है, फिजिक्स से ही रिलेट करता है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि वो तमाम क्वांटिटीज जिसको हम मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद उसको एक लॉ के फॉर्म में प्लेस करेंगे, ये कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ,
कि अगर आपको मैं कहूँ बच्चों कि हमारे पास एक डेस्क है, एक क्लासरूम में आप बैठे हो अगर, और आपके पास डेस्क है, तो डेस्क की लेंथ फाइंड करना है आपने। तो लेंथ क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको आप मेजर कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ मेरी क्लास 45 मिनट्स की हो रही है, तो ये क्या है? ये एक टाइम है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं कहता हूँ आपका मास लेट सपोज 65 kg है अगर, तो ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, उसको आप कहोगे फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा बच्चों बहुत सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई कितना ज़्यादा खुश है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूँ कौन कितना ज़्यादा गम में है, ये भी हम नहीं बता सकते। कौन कितना ज़्यादा चालाक है, ये भी नहीं बता सकते। कौन कितना ज़्यादा मगरूर है, हम ये भी नहीं बता सकते। ये सारे क्या हैं बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके बाद बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज जब आप डील करते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम एक एग्जांपल के तौर पर बच्चों मास को कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं किसको? मास को कंसीडर करते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो आपको जरा लिख के बताता हूँ, जरा आप देखिएगा बच्चों कि मैं कहता हूँ मेरे पास है एक क्वांटिटी मास। मैं कहता हूँ मेरे पास एक आटे का थैला है, मैं लिखता हूँ मास ऑफ फ्लोर बैग। ठीक है, मेरे पास एक आटे का थैला है जो कि 10 kg का है बच्चों। तो मुझे जो है इस फिजिकल क्वांटिटी मास को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक मैग्नीट्यूड जो नंबर है, और दूसरा यूनिट। ठीक है, तो मतलब ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक दूसरा यूनिट। अब बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आप देखिएगा जरा, 10 kg इक्वल टू 10,000 ग्राम। 10 kg इज इक्वल टू 10,000 ग्राम। दोनों बातें बच्चों सेम है। ठीक है, दोनों बातें क्या है? सेम है। लेकिन एक फर्क है सिर्फ वो ये कि आपने देखा कि आपको पता होना चाहिए पहले कि केजी बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है। तो बच्चों आपने ये देखा कि जब जब यूनिट बड़ी थी तो नंबर छोटा था, जब यूनिट बड़ी थी तो नंबर छोटा था, और जब यूनिट छोटी हुई तो नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं। मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है बच्चों ये हमेशा आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, तो होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आपने कहा कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको आप क्या बोलोगे? इसको आप कहोगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं और हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स क्या होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी टाइप होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा ऐसी क्वांटिटी जो दो सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके आए उसको हम कहेंगे रेशियो। ऐसी क्वांटिटी जो बने दो सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके उसको हम क्या बोलेंगे? रेशियो कहेंगे। जैसे एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आप कैसे बनाते हो? आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड करते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे, दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड करोगे, तो आपके पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रेशियो कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज की यूनिट आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? नंबर बचेगा, न्यूमेरिक वैल्यू बचेगी सिर्फ। इसके बाद बच्चों एक और बात हम बता देते हैं आपको। देखो वो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं जो थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है, मैं आपको वो देना चाह रहा हूँ बच्चों। तो याद रखिएगा रेशियोज, ये जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मैंने कहा कि एंगल जो होता है ये एक एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये रेशियो होता है लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बच्चों? क्योंकि एंगल जो होता है ये भी रेशियो होता है, मतलब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों को डिवाइड करके आ रहा है, मतलब दोनों की यूनिट मीटर और मीटर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम इसको क्या दे देंगे? यूनिट दे देंगे, डिग्री, रेडियन या रेवोल्यूशन। मतलब दोनों यूनिट कैंसिल हो गए, आना चाहिए वन, लेकिन हम वन नहीं दे रहे इसको, हम इसको यूनिट दे रहे हैं क्या? हम इसको यूनिट दे रहे हैं डिग्री, एंगल की यूनिट डिग्री हम दे रहे हैं, या हम इसको रेडियन यूनिट दे रहे हैं, या इसको हम रेवोल्यूशन यूनिट दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो है इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी है एंगल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं और हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव है इसका मतलब बढ़ भी सक रही है, बढ़ रही है वैल्यू, और अगर नेगेटिव में मतलब ये कम हो गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा
स्केलर क्वांटिटीज में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसका मतलब वो उस नंबर के साथ मौजूद है, डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा। ठीक है, याद रखना इस बात को, बहुत अहम पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटीज में अगर अगर नेगेटिव साइन मौजूद है तो वो नंबर के साथ मौजूद है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद याद रखिएगा एक और चीज बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करवाते हो ऑर्डिनरी लॉस से, कोई खास लॉ अप्लाई इस पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये है वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। तो याद रखना है बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि फोर्स एक खास इसकी डायरेक्शन होगी, मैं कहूंगा फोर्स लग रही है 30 न्यूटन की, तो बताना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है फोर्स के लगने की। मैं कहता हूँ मैंने फासला तय किया है 10 मीटर का, तो मुझे बताना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। अब याद रखना एक चीज कि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है, उसके लिए वेक्टर लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लॉस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बच्चों याद रखना है ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना हो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और इस क्वांटिटी का एक और नाम भी है, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं इसको। और ऐसे टोटल कितने क्वांटिटी बच्चों, 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मोल, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज है बच्चों, ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और साथ में जो यूनिट मेंशन है बच्चों, इनको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट या ड्राइव यूनिट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ड्राइव क्वांटिटी क्या है, कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो उसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। वो 7 सिर्फ फंडामेंटल है, उसके अलावा जितनी क्वांटिटी है बच्चों वो सारी की सारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज हैं। एक एग्जांपल मैंने मेंशन की है बच्चों, स्पीड, कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक्चुअली क्या है बच्चों, लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या है, स्पीड हो गया। तो मतलब ये हुआ कि स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें लेंथ की जरूरत भी पड़ेगी और टाइम की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं बच्चों, अगर मुझे चाहिए स्पीड की यूनिट क्या है, तो बच्चों याद रखना है कि स्पीड का सिंबल वी होता है, डिस्टेंस या लेंथ को आप इसकी यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि स्पीड की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इज द ड्राइव यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है। तो होप सो बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।